स्वागत है आपका नेक्स्ट टारगेट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मरकरी एंड सॉलिड सरफेसेस। पारा और ठोस की सतहों के मध्य स्पर्श कोण इनमें से कितना होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न को एक बार और रिपीट करते हैं। पारा और ठोस की सतहों के मध्य स्पर्श कोण इनमें से कितना होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 अंश से अधिक। अब देखिए, पारा और ठोस, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पारा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पारा को मर्क्यूरी कहते हैं। ठीक है, पारा यानी मर्क्यूरी, यह धातु वर्ग का होता है। पारा जो इसको मर्क्यूरी कहते हैं, वह धातु वर्ग का होता है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक भी होता है। ठीक है, इसका ऊष्मीय प्रसार की दर होती है सबसे अधिक होती है, और इसका प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार की दर अधिक होने के कारण इसका प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है। तापमापी यंत्र जैसे बैरोमीटर हो गया, माइनोमीटर हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण आपका थर्मामीटर हो गया, जिसमें आपको पारा का उपयोग मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि इसका प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है, यानी ताप मापने के जो यंत्र होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक डिजिटल थर्मामीटर दिखाई देगा। ठीक है, ये इन सब का प्रयोग मनुष्य का तापमान नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चिकित्सीय थर्मामीटर है। ठीक है, अब ठोस के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड वो होते हैं जिनका एक निश्चित या अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, और इनका वजन होता है। इनको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड के ये गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स ऑफ लेंथ L carries to equal unlike couples capital M at two ends. If the flexure rigidity EI is constant, then the central deflection of the beam is given by। कह रहा है कि दोनों सिरों पर सुधा लंबित L लंबाई की धरण के दोनों सिरों पर दो बराबर विषम बल युग्म M यदि आनमनी दृढ़ता EI स्थिर हो तो धरण का केंद्रीय विक्षेप मिलता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ML² अपॉन 8 EI। ठीक है, ML² अपॉन 8 EI से मिलता है। तो जान लेते हैं कैसे मिलता है। आपके सामने एक सुधा लंबित L लंबाई की धरण दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। ठीक है, और दोनों किनारों पर विषम बल M कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब M काम कर रहा है तो धरण के केंद्र में विक्षोभ कितना होता है? तो विक्षोभ जान लेते हैं किससे व्यक्त करते हैं। तो डिफ्लेक्शन, सबसे पहले स्लोप जानेंगे। ठीक है, जिसको ढलान या प्रवणता कहते हैं, इसको थीटा से व्यक्त किया जाता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल वाई अपन डेल एक्स होता है, यानी समेशन M बटा EI इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ढलान होता है या प्रवणता होती है। अब विक्षेप क्या होता है? विक्षेप आपका y से प्रदर्शित किया जाता है, और विक्षेप y इक्वल टू होता है समेशन डी वाई बटा में डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, या डबल समेशन M बटा में EI इंटू डी एक्स होता है।
ये आपका क्या होता है, विक्षेप होता है, इसे वाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जहाँ m इक्वल टू क्या है, मोमेंट, बलयुग्म है। ठीक है, m बलयुग्म है, बलयुग्म हमको पता है। और नमन दृढ़ता क्या है, EI। नमन दृढ़ता क्या होता है, EI। ठीक है, EI क्या होता है, ई होता है आपका धरण के पदार्थ का यंग मापांक। ठीक है, कैपिटल ई होता है, और जड़त्व आघूर्ण होता है कैपिटल आई। ठीक है, तो नमन दृढ़ता क्या हो जाता है, EI, यानी यंग मापांक और जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल होता है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ml² बटा में 8EI। ठीक है, जहाँ डी क्या होता है कि दोनों सिरों पर सुधालंबित लंबाई की धरण के दोनों सिरों पर दो बराबर विषम बलयुग्म m यदि नमन दृढ़ता EI का मान स्थिर हो तो धरण का संकेंद्री विक्षेप ml² बटा में 8EI होता है। संकेंद्री विक्षेप यानी बीच में कितना आपका विक्षेप हुआ है, तो ml² बटा में 8EI होता है। वही आपका धरण का ढलान क्या हो जाएगा, स्लोप यानी थीटा क्या हो जाएगा, ml² बटा में 2EI। ठीक है, रेडियन होता है। अगला प्रश्न, द फ्लो इन ए ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज। खुली चैनल में बहाव प्रक्षुब्ध होता है यदि रेनॉल्ड्स संख्या, ऑप्शन दिया है, रेनॉल्ड्स संख्या कितना में आपका प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। तो राइट आंसर होता है, ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन से सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 4000 यानी 4000 से अधिक हो तो वो क्या, टर्बुलेंट यानी विशुद्ध प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 है, 2000 से कम है, तो आपका प्रवाह लेमिनार या स्तरीय होगा। रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 से अधिक है तो आपका टर्बुलेंट यानी विशुद्ध प्रवाह होगा। ठीक है, रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से 4000 के बीच है तो प्रवाह क्या होता है, अनिश्चित रहता है। प्रवाह क्या होता है, अनिश्चित रहता है। 2000 से 4000 के बीच में रहेगा तो अनिश्चित रहेगा प्रवाह। ठीक है, अगला प्रश्न, सैपवुड कंसिस्ट ऑफ, सैपवुड इनमें से किससे बनी होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट आंसर बताएं। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है और दो ऑप्शन दूसरे पेज पे आपके हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या कर रहा है, अंतः काष्ठ और कैडमियम परत के बीच की लकड़ी के भाग को क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। ठीक है, सैपवुड कहते हैं। सैपवुड क्या होता है, वृक्ष की वृद्धि में विशेष योगदान देता है। बात समझ में आई। सैपवुड कैडमियम परत के ठीक नीचे स्थित कोमल नरम एक लकड़ी होती है जो वार्षिक वलयों के रूप में कार्य करती है। इस काष्ठ में नमी अधिक होने के कारण इसकी सामर्थ्य कम होती है। इसका निर्माण अंतः काष्ठ और कैडमियम परत के बीच के भाग से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हेन द पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेट ऑफ फ्लो, जब पाइपों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब कुल बहाव की दर होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब आपका प्रश्न है, जब पाइपों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब कुल बहाव की दर होती है। ऑप्शन हम लोग के सामने राइट आंसर बताए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाइप में बहाव के बराबर। जब पाइपों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब बहाव की दर क्या होती है, पाइप में बहाव के बराबर होती है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम नल प्रवाह के बारे में जानेंगे, नल प्रवाह क्या होता है। ठीक है, और चैनल क्या होता है, इन दोनों के बारे में जान लेंगे तब जाके हमको समझ में आएगी पाइप में बहाव के बराबर कैसे आएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जब पाइप को तो बहाव, पाइप में बहाव के बराबर कैसे आएगा, तो देख लेते हैं क्या कहलाता है नल प्रवाह। तो नल की काट में से द्रव प्रवाह को पूरा भरकर दाब के प्रभाव में प्रवाहित होना ही नल प्रवाह कहलाता है। नल की काट में से द्रव प्रवाह को पूरा भरकर दाब प्रवाह में
प्रभाव में प्रवाहित होना नल प्रवाह कहलाता है। वे वाहिका है जिनमें द्रव जिनको पूरा भरे बिना भरे अगर प्रवाहित होता है तो चैनल कहलाता है। अगर भर के पाइप में किसी काट में भर कर द्रव का प्रवाह होता है तो क्या कहलाता है नल प्रवाह। और बिना भरे यानी कुछ जगह खाली रहता है और खाली क्या बोलते हैं वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें द्रव उनको बिना पूरा भरे प्रवाहित होता है तो चैनल, उसको चैनल कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब नल प्रवाह में पाइप को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब कुल बहाव की दर प्रत्येक पाइप में बहाव की दर के बराबर होता है। बात समझ में आई? हाँ तो ठीक है, अगला प्रश्न। The section is which concrete is not fully stressed to permissible value when stress is still reached in maximum value is called। ऐसा परिच्छेद जिसमें इस्पात का प्रतिबल अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है, कंक्रीट अनुमत्य मान तक प्रबलित नहीं है, क्या कहलाता है? एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं। ऐसा परिच्छेद जिसमें इस्पात का प्रतिबल अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाता है, क्या स्टील जो है अपने अधिकतम परमिसिबल तक पहुंच जाता है और कंक्रीट अनुमत्य मान तक प्रबलित नहीं है, यानी कंक्रीट क्या है अपने मान तक प्रबलित नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट, क्रिटिकल बाइलेंस सेक्शन। तो राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अल्प प्रबलित परिच्छेद। देखिए क्या होता है, जब धरण खंड में संतुलित खंड के लिए आवश्यक इस्पात से कम इस्पात डाला जाता है तो अल्प प्रबलित खंड कहलाता है। बात समझ में आई? जब धरण खंड में संतुलित खंड के लिए आवश्यक इस्पात से कम इस्पात डाला जाए तो अल्प प्रबलित खंड कहलाता है, यानी अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इस प्रकार धरण इस्पात में पहले विफल होगा। बात समझ में आई? क्या कहता है, परमिसिबल पहुंच जाता है, प्रतिबल अपने परमिसिबल तक पहुंच जाता है अधिकतम मान तक, ठीक है। तो इस प्रकार इस्पात में पहले विफल होता है। अल्प प्रबलित खंड में त्वरण विफलता होती है और अल्प प्रबलित खंड में वास्तविक बल शून्य रेखा, जिसको एक्चुअल नेचुरल एक्सिस कहते हैं, क्रांतिक बल शून्य रेखा से ऊपर स्थित होता है। अल्प प्रबलित खंड में वास्तविक बल शून्य रेखा क्रांतिक बल शून्य रेखा से ऊपर स्थित होता है। क्रांतिक यानी CN और वास्तविक यानी AN, ठीक है, सीधे सीधे समझ लेते हैं। AN CN से क्या होता है, ऊपर स्थित होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। बात समझ में आई? अगला प्रश्न। द परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज। सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन टाई लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन एंड ऑफसेट। ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑफसेट यानी समंजन, ठीक है। सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को ऑफसेट समंजन कहते हैं, ठीक है। ऑफसेट जिसको खसका, समंजन या अंतरलंब भी कहते हैं। सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को खसका या समंजन या अंतरलंब कहते हैं, ठीक है। खसका क्षेत्र में स्थित विभिन्न आकृतियों की स्थिति ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण रेखा से नापी जाने वाली दूरी होती है। सर्वेक्षण रेखा से जो दूरी नापी जाती है विभिन्न आकृतियों को दर्शाने के लिए क्या होती है? खसका कहलाती है। ऑफसेट खसका दंड या फीते से लिए जाते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेट या फिर खसका, ठीक है, ये फीते से लिए जाते हैं। अधिक परिशुद्ध कार्य के लिए इस्पातीय फीता प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इस्पातीय फीता 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे।
अगला प्रश्न, द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज। कंक्रीट के लिए सामग्री के माप को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंक्रीट के लिए सामग्री के माप को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बैचिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कंक्रीट के निर्माण के लिए सामग्री को सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा तथा पानी को निर्धारित अनुपात में मापने की क्रिया को घान मापन या बैचिंग कहते हैं। बैचिंग को घान मापन भी कहते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य इनके संघटकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इनका अनुपात भी सही होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, उन की बैचिंग प्रॉपर रूप से तैयार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, इन लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में बी टेकन एज क्वेश्चन मार्क ऑफ दैट ड्यू टू कर्वेचर। तलेक्षण में वक्रता के कारण होने वाले अपवर्तन के प्रभाव को किस रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर बताएं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 1/7 यानी 1/7 भाग लिया जाता है कर्वेचर के रूप में। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किरणें विभिन्न घनत्व की परतों से पारित होती है तो यह सीधी न रहकर घने माध्यम की ओर झुक जाती है। अतः प्रकाश किरणें क्षैतिज न रहकर पृथ्वी की सतह की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के कारण गज पर सत्य पाठ्यांक के स्थान पर कम पाठ्यांक पढ़ा जाता है। ठीक है, और देखिए जब प्रकाश की किरणें क्षैतिज न रहकर पृथ्वी की तरफ झुक जाती है तो अपवर्तन के कारण गज पर पाठ्यांक सत्य पाठ्यांक के स्थान पर हम लोग कम पाठ्यांक को रीड कर लेते हैं, ये दोष होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण त्रुटि का मान न्यूनतम वक्रता के मान का 1/7 भाग को ही लिया जाता है, किंतु यह त्रुटि विपरीत दिशा में लिया जाता है। ठीक है, 1/7 जो त्रुटि होती है अपवर्तन के कारण उसको विपरीत दिशा में लिया जाता है। अपवर्तन के कारण त्रुटि 1/7 कोष्ठ में 0.0785 डी स्क्वायर होता है। 1/7 0.0785 डी स्क्वायर, यानी ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, अपवर्तन के कारण त्रुटि 0.0112 डी स्क्वायर मीटर। ये क्या होती है, हम लोग के तलेक्षण में वक्रता के कारण होने वाले अपवर्तन के प्रभाव से 0.0112 मीटर डी स्क्वायर मीटर क्या होती है लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम फ्री बोर्ड रिकमेंडेड फॉर लाइन कैनल कैरिंग डिस्चार्ज ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज 10 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड निसरण वाली अस्तर नहर के लिए न्यूनतम संतुष्ट मुक्तांतर होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 0.75 मीटर यानी 750 mm 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फुट की बात करें तो 2.5 फुट हो जाएगा। ठीक है, नहर के पूर्ण जल तल तथा तटबंधों के शीर्ष के मध्य की उदग्र दूरी को मुक्तांतर कहते हैं। मुक्तांतर किसे कहते हैं, नहर के पूर्ण जल तल और तटबंध जो होता है सबसे ऊपरी तटबंध का शीर्ष सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, उन दोनों के मध्य की दूरी मुक्तांतर कहलाती है, वो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। नहर में किसी कारणवश अत्यधिक निसरण आ जाने पर अतिरिक्त पानी मुक्तांतर के कारण नहर खंड में समाया रहता है। ठीक है, अत्यधिक निसरण हो जाता है तो पानी इसी के क्या बोलते हैं मुक्तांतर के कारण इसी में रहता है। ठीक है, और नहर टूटने से बची रहती है। मुक्तांतर का मान विभिन्न प्रकार के निसरण के लिए भिन्न होता है, जैसे 10 से 30 मीटर क्यूब प्रति
सेकेंड निःसरण के लिए मुक्तांतर का मान 0.75 मीटर होता है और 30 से 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड निःसरण के लिए मुक्तांतर का मान 0.90 मीटर लिया जाता है। और आज का ये आखिरी प्रश्न,